हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में, जो कि है आपका थियोडोलाइट और साथ के साथ ही टैक्योमेट्री, है ना। तो देखो, दोनों आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, इसलिए हमने यहाँ पर इन दोनों को ही हमने एक साथ उठा लिया है और इन दोनों के बारे में हम जो भी सवाल एसएससी के अंदर अब तक आए हुए हैं एक एक करते हुए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर आज के पर्टिकुलर सेशन का उठा लेते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि फॉर ए टैक्योमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली आर। अब इस सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें उससे पहले मैं थोड़ा बहुत टैक्योमीटर के बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट रहेंगे या जो भी इसके आसपास के सवाल बन रहे होंगे ना, वो हम लोग यहाँ पर आसानी से क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि आप यहाँ पर आपको सबसे जनरल इंट्रोडक्शन लेना है थियोडोलाइट का। थियोडोलाइट क्या काम आता है? थियोडोलाइट आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजरमेंट करने के काम आता है। किसके? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स बोल रहा हूं मैं, है ना। देखो तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि जो थियोडोलाइट रहेगा आपका, थियोडोलाइट ये करेगा आपका मेजर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। बिल्कुल वहीं पे अगर यदि मैं आपसे बात करूं कि अगर हम थियोडोलाइट को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें, क्या कर दें? थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें थियोडोलाइट को, तो हमारे पास एक नया इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम बनेगा टैक्योमीटर। यानी कि टैक्योमीटर इज नथिंग बट दी थियोडोलाइट को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमने सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिया। तो टैक्योमीटर जो है यहां पर अब एंगल्स को मेजरमेंट करने के नहीं, इसके अलावा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के काम में आते हैं। तो जो इसका फंक्शन है, ये फंक्शन मैं आपको बताता हूं, है ना, कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करनी है तो टैक्योमीटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स निकालने हैं तो आपको थियोडोलाइट काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है? अगर आप एक ही प्लेन के अंदर एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये मेरा हाथ है, दिस इज वन प्लेन, और यहां पर इसको रखा, ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्कुल, और ये मैंने एंगल मेजरमेंट कर लिया या ये एंगल मेजरमेंट कर लिया, है ना, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल एंगल। वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है कि दो प्लेन्स के अंदर काम होगा। अब पहला प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये मान लो आप, है ना, तो ये एंगल मेजरमेंट किया दोनों प्लेन्स के बीच में। तो इस तरह के एंगल को आप लोग वर्टिकल एंगल आप लोग यहां पर बोल देंगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर एंगल मेजरमेंट करना है तो काम है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप जानते हैं ए से लेके बी तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है? एलिवेशन या हाइट के टर्म में हम लोग बोल देते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर बता देता हूं कि टैक्योमीटर क्या होता है और थियोडोलाइट क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो रेस्पेक्टिवली कितना निकल के आएगा। तो देखो, अब टैक्योमीटर आपका काम आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजरमेंट करने के। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि सर डिस्टेंसेस मेजरमेंट करनी है हॉरिजॉन्टल, उसके लिए मैं इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहा हूं, जबकि हम यहां पर कन्वेंशनल मेथड क्या कहता है आपसे कि अगर आपको ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, कि ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक चेन या टेप उठा के लेके आऊंगा और खींचूंगा, चेनिंग करता जाऊंगा, यहां से उठाऊंगा, चेन लेके जाऊंगा, आगे लेके जाऊंगा, चेनिंग करते करते ए से बी की डिस्टेंस का मेजरमेंट करूंगा, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस निकल के आएगी। लेकिन टैक्योमीटर में क्या होता है कि अगर आपको ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये ए है, लेट मी से ये बी है, तो आप यहां पर रखो इंस्ट्रूमेंट ए के ऊपर और यहां रखो बी के ऊपर स्टाफ, और स्टाफ करके आप रीडिंग ले लो, स्टाफ करके रीडिंग ले लो। तो यहां से जो रीडिंग लेता हूं ना मैं, ये 3 रीडिंग निकल के आती है, 3 रीडिंग निकलेगी, है ना, S1 S2 S3 3 रीडिंग निकलती है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है ना, जो डायफ्राम मेरा बना रहता है, वो डायफ्राम बनता है कुछ ऐसा, जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल हेयर रहते हैं और एक वर्टिकल हेयर लगा रहता है टैक्योमीटर में, है ना। थियोडोलाइट में कैसा बनता है? थियोडोलाइट में जो डायफ्राम बना रहेगा वो ऐसा बना रहेगा, जहां से देखते हो ना आप लोग आईपीएस के यहाँ जो डायफ्राम बना रहेगा, जिससे आगे की तरफ मैं इंस्ट्रूमेंट में देखूंगा, वो ऐसा बना रहता है, जबकि टैक्योमीटर में कुछ ऐसा बना रहता है ना। तो यहां से 3 रीडिंग आती है। तो ये जो S3 और S1 का डिफरेंस आता है ना, इसको मैं यहाँ पर S बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ S, दैट इज द स्टाफ इंटरसेप्ट। यानी कि ये S3 और यानी कि ऊपर वाले, एक तो देखो ऊपर वाली रीडिंग, एक नीचे वाली रीडिंग, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको स्टाफ इंटरसेप्ट बोलता हूँ, दैट इज द S बराबर होता है S3 माइनस S1। अब इसी अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी और आपको यहां से यहां तक चेन नहीं फैलानी, अब हो सकता है ये 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर, जितना भी आप देख सकते हो, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर बहुत अच्छी रहती है इसकी, उतनी डिस्टेंस तक आपको चेन नहीं फैलानी है, आपको सिर्फ ये रीडिंग की मदद से ही, इस S की वैल्यू की मदद से ही डायरेक्टली आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो कहोगे सर इससे बेस्ट तो बात ही नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो D अगर मैं इसको बोलूं, तो D के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है, दैट इज द KS प्लस C। यहां पर K की वैल्यू फिक्स रहती है
सी की वैल्यू फिक्स रहती है, आपको सिर्फ एस की वैल्यू रखनी होती है और आपको डिस्टेंस मिल जाएगी यहां से लेके यहां तक की। अब देखो चूंकि यहां पर k इससे मल्टीप्लाई हो रहा है s से, तो इसको बोलता हूं मैं k को मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, c यहां पर एडिशन में लगा हुआ है तो c को बोलता हूं मैं यहां पर एडिटिव कांस्टेंट। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि फॉर अ टैक्योमीटर एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रखते हैं। तो देखो तो k जो है आपको वो होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू जो है आप लोगों को अगर निकालनी है तो ये निकल के आती है f अपॉन i, ठीक है। और जो वैल्यू आती है आपकी c की वैल्यू रहती है f प्लस डी, और ये जो वैल्यू जनरली रखते हैं हम इसकी वैल्यू लेते हैं 100 और इसकी वैल्यू रखते हैं 0। तो मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू की अगर मैं आपसे बारे में बात करें तो देखो एडिटिव तो हो जाएगा 0, एडिटिव तो हो जाएगा आपका 0 और मल्टीप्लाइंग हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो 0 और 100 निकल के आएगा। 100 0 मत कर देना, 0 100 करना है ना। एडिटिव 0 है, मल्टीप्लाइंग 100 है, ये वैल्यूज है इसकी है ना। k को f अपॉन i से भी डिनोट करते हैं और c को f प्लस d से भी डिनोट करते हैं। f यहां पर फोकल लेंथ है, f यहां पर फोकल लेंथ है। इनको हम लोग यहां पर आगे जो सवाल आएगा ना उसके अंदर बता दूंगा। फिलहाल ये याद रखो k की वैल्यू 100 रखते हैं, c की वैल्यू 0 रख के चलते हैं। और टैक्योमीटर के अंदर ये वैल्यू क्यों बोला, किसको मल्टीप्लाइंग क्यों बोला, क्योंकि यहां पर ये जो स्टाफ इंटरसेप्ट है सिर्फ यही रीडिंग आपको चाहिए, आपको यहां पर d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां मल्टीप्लाई में लगा हुआ है तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, ये एडिशन में लगा हुआ है तो एडिटिव कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है। तो पहला सवाल हम लोगों ने यहां पर सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। तो पहले वाले का जो ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। द स्केल प्लेट ऑफ अ थोडलाइट इज, देखो थोडलाइट कैसा इंस्ट्रूमेंट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एंगल्स का मेजरमेंट करने का काम में आता है। देखो तो मैं यहां पर इंसर्ट करा देता हूं आपका सबसे पहले थोडलाइट। दिस इज द थोडलाइट, ये आपका थोडलाइट है, आपको दिख भी रहा होगा है ना, बिल्कुल। थोडलाइट अगर यदि यहाँ पर इसको डिटेल के अंदर आपको देखना है तो डिटेल के अंदर देखने के लिए मेरे को यहाँ पर लगाना पड़ेगा ये वाला डायग्राम है ना। देखो ये वाला डायग्राम, देखो ये आपको दिखाएगा अंदर से थोडलाइट कैसा दिखता है। अब देखो ये तो बाहर से सेक्शन दिखा देगा, बाहर से खुला हुआ पार्ट है। अब इसके अंदर तो सारी चीजें देख नहीं पाऊंगा मैं। इसको अगर यहां से काटूं, ऐसे बीच से ऐसे तिरछा काट दूं तो ये जो पार्ट दिखेगा ना आपको, ये कटा हुआ पार्ट आपको यहां से इस तरह से मैं शो कर रहा हूं। अब देखो यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें अच्छे से याद रखनी है। देखो सबसे पहला तो ये आपका टेलीस्कोप है जो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, बिल्कुल। इसके बाद जो दूसरी चीज याद रखनी है दैट इज अ वर्टिकल सर्कल। ये आपका जो सर्कल दिख रहा है ना आपका, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल, ये वर्टिकल सर्कल लिख देता हूं मैं आपको, वर्टिकल, क्योंकि देखो आगे चल के काम में आने वाला है सब कुछ है ना। ये आपका टेलीस्कोप है, ये आपका टेलीस्कोप है, ठीक है। और यहां पर ये आपको दिख रही है, दिस इज द, आप इसको बोल देंगे लेवलिंग असेंबली, इसको बोलेंगे आप लेवलिंग हेड या लेवलिंग असेंबली है ना, लेवलिंग असेंबली, ठीक है। यहां पर ट्राइपोड लगता है नीचे है ना, यहां नीचे ट्राइपोड लगता है, ठीक है। बस ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ना आपको बबल ट्यूब देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें ये देखो, ये दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं प्लेट लेवल बबल, प्लेट लेवल बबल ट्यूब, बबल ट्यूब। एक बबल यहां लगा हुआ है, एक बबल यहां पर लगा होगा उस साइड। अब देखो इधर नहीं दिख रहा है, उसके उस साइड दिखेगा। एक बबल ट्यूब यहां पर लगा होगा है ना, एक यहां पर बबल ट्यूब लगा होगा है ना, बबल ट्यूब, ठीक है। अब यहां पर इसको एल्टीट्यूड बबल ट्यूब भी बोलते हैं या एल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब भी बोलते हैं ना, इसको प्लेट लेवल, इसको एल्टीट्यूड लेवल। अब देखो यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं जो चीजें यहां से मैंने आप लोगों को दिखाई। देखो ये जो पार्ट दिख रहा है नीचे वाला, दिस इज द लेवलिंग हेड या लेवलिंग असेंबली। यहां पर देखो लेवलिंग हेड करके लिखा हुआ है, यहां से यहां तक का पार्ट, ये नीचे वाला लेवलिंग हेड या लेवलिंग असेंबली। इसके ऊपर आपको यहां से देखो ये पार्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या है, यहां पर ना दो प्लेट लगी है, एक के अंदर एक ऐसे है ना, और ये प्लेट ऐसे घूम सकती है आपस में, रिवॉल्व कर सकती है। तो जो नीचे एक प्लेट लगी है, एक ऊपर प्लेट लगी है, तो जो नीचे की तरफ लगी इसको लोअर प्लेट कह देंगे और जो ऊपर की तरफ लगी उसको अपर प्लेट कह देंगे। देखो ये नीचे की तरफ लगी ये वाली प्लेट, देखो ये वाली प्लेट, ये वाली है ना, ये वाली प्लेट है ना, ये तो इसको लोअर प्लेट कह देते हैं। और ये जो अंदर ब्लू वाला दिख रहा है ये वाली प्लेट, ये आपकी अपर प्लेट कहलाएगी, ठीक है। तो लोअर प्लेट अपर प्लेट यहां पर दिख भी रहा होगा आपको है ना, ये देखो लोअर प्लेट लिखा हुआ है, एक अपर प्लेट लिखा हुआ है। आई होप अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छे से है ना, ठीक है। ये वाला पार्ट प्लेट अपर प्लेट, ठीक है। ये आपका टेलीस्कोप है जो कि मैंने ऐसे इस तरह से दिखा रखा है।
और बाकी तो आपको यहाँ पर बबल ट्यूब है, देखो ये अल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब यहाँ पर दिखा दिया, अल्टीट्यूड लेवल बबल ट्यूब, और यहाँ पर प्लेट लेवल बबल ट्यूब होगी। ये देखो ये प्लेट लेवल, ये प्लेट लेवल बबल ट्यूब, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। ये बस 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है ना, बाकी सब नहीं पूछता, बस इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब सवाल आपसे कह रहा है कि स्केल प्लेट जो है थ्योडोलाइट की क्या है। थ्योडोलाइट में प्लेट तो दो ही है, या तो लोअर प्लेट है या अपर प्लेट है। अब यहां पर सर स्केल प्लेट क्या होती है, तो एक्चुअल में ये जो प्लेट होती है ना, इन प्लेट्स पे रीडिंग मार्क्ड रहती है। रीडिंग के लिए रीडिंग का मेजरमेंट करते हैं ना, कि भाई जैसे कि अब देखो ऑब्वियस बात है, थ्योडोलाइट घूमेगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया, तो जैसे ही घूमेगा ना वैसे रीडिंग वगैरह प्रोड्यूस करेगा। अब रीडिंग दो तरह की रीडिंग प्रोड्यूस करता है, एक करता है मेन रीडिंग, एक करता है वर्नियर रीडिंग। तो मेन प्लेट जो है ना, जिसके साथ लगी रहती है, वो लगी रहती है लोअर प्लेट के साथ। तो यहां पर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि लोअर प्लेट पे मेन स्केल की रीडिंग लिखते हैं, लोअर प्लेट में मेन स्केल की रीडिंग आपको मार्क मिलेगी, और अपर प्लेट के ऊपर आपको यहां पर वर्नियर की रीडिंग मिलेगी आपको, है ना, वर्नियर स्केल की रीडिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहां पर जो मेन स्केल की रीडिंग आपको लोअर प्लेट देता है, इसलिए लोअर प्लेट को आप मेन स्केल प्लेट या स्केल प्लेट भी बोल देते हैं, ठीक है, मेन स्केल प्लेट या स्केल प्लेट भी बोल देते हैं। अगर आपसे बोल दे वर्नियर प्लेट कौन सी कहलाएगी, तो वर्नियर प्लेट कौन सी हो जाएगी आपकी, अपर प्लेट को आप लोग वर्नियर प्लेट बोल देंगे, यानी कि अपर प्लेट के मूवमेंट से आपको यहां पर वर्नियर स्केल की रीडिंग आप लोगों को यहां पर शो होती है कि कितनी वर्नियर आप लोगों का घूमने वाला है, और लोअर प्लेट के मूवमेंट से आपको यहां पर मेन स्केल के अंदर मूवमेंट वाली रीडिंग आप लोग रिकॉर्ड कर पाते हैं। उससे पता चलता है कि हम कितना एंगल घूम गए हैं एक्चुअल में, सीधी सी बात है। तो ये आपको यहां से पता चलता है, ठीक है। अब इन दोनों को जो अपन कहते हैं ना कि भाई कितना घूमेगा, कितनी रीडिंग प्रोड्यूस करेगा, उसके लिए ना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो देखो चलो आपको नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो आप लोगों को उसके लिए ना स्क्रूज वगैरह आप लोगों को यहाँ पर काम में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इन स्क्रूज को ना अपर क्लैंप जो अपर वाली के साथ जुड़ा रहेगा, अपर प्लेट के साथ, और लोअर प्लेट के साथ जो जुड़ा रहेगा उसको लोअर क्लैंप स्क्रू बोलते हैं ना। लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू दोनों आप लोग यहाँ पर याद करके चलना। देखो स्क्रूज आपको दिख भी रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये अपर प्लेट के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ आपके लोअर प्लेट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अपर क्लैंप स्क्रू या लोअर क्लैंप स्क्रू, ठीक है। चलो फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी है, तो इस वाले का आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर बी ऑप्शन, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है आपसे कि द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ अ थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट कंट्रोल्स, यानी कह रहा है कि बबल ट्यूब जो है दैट इज अ पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट, ये आपकी ज्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए क्योंकि ये कंट्रोल करती है। देखो अब देखो बबल ट्यूब जो है आप लोगों के टेलीस्कोप से, देखो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर देखो ये आप लोगों का यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, ठीक है, टेलीस्कोप। अब देखो मैं आपको ना डायग्राम जो है बना के बताता हूँ, वो तो मेरे पास दूसरे डायरेक्शन का डायग्राम था, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्चुअल डायग्राम आप लोगों को बना के बताने की कोशिश करता हूँ। देखो तो डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा दूर रखते हैं ना इसको, ठीक है, थोड़ा दूर रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो ये लो साहब, देखो अब ये ना मैंने बेकार सा डायग्राम बना दिया, लेकिन अब फिलहाल इसी को आप लोग थियोडोलाइट मानते चलें, ठीक है। देखो तो थियोडोलाइट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक बबल ट्यूब तो आपको प्लेट लेवल पर देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने प्रीवियस में यहाँ पर बताया कि सर देखो एक बबल ट्यूब तो यहाँ पर लगी हुई होगी, है ना, देखो यहाँ पर लगी हुई होगी, इसमें तो हम लोग, हाँ ये लगी हुई, देखो ये लगी हुई इस साइड में ये लगी हुई ना, यहाँ पर लगी हुई, ठीक है। एक बबल ट्यूब यहाँ पर लगी हुई होगी जिसका आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो, ये बबल ट्यूब लगी हुई है, और एक बबल ट्यूब आपको यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगी जिसको एल्टीट्यूड बबल कहते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो बबल ट्यूब है ना, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, देखो इसके उस साइड वाला पार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इसके उस साइड वाला पार्ट है ना, तो उस साइड वाला पार्ट जब आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये बबल ट्यूब है, इसको मैंने कह दिया ये बबल ट्यूब है, ये बबल ट्यूब है, और यहाँ पर ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, आप लोगों का टेलीस्कोप लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहा है दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ मेरे को
ये बबल ट्यूब में ना यहाँ पर हल्का सा यहाँ पर ये कर्वेचर रहता है ना, हल्का सा कर्वेचर रहता है इसमें, कुछ ऐसा सा आप लोग समझो है ना। ये बबल ट्यूब आप लोगों की यहाँ पर मैंने बना दी है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बबल ट्यूब जो पैरेलल है टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट के, बिल्कुल पैरेलल है, ये आपकी ज्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या कंट्रोल कर रही है बताओ जरा, वर्टिकल एक्सिस कंट्रोल करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंट्रोल करेगी, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कंट्रोल करेगी, या इनमें से कोई भी कंट्रोल नहीं करेगी। तो उसके लिए आपको सारी एक्सिस में पता होनी चाहिए, बिल्कुल। तो एक्सिस में सारी की सारी बता देता हूं आप लोगों को। देखो ये एक्सिस जान लो भाई, इसको थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा छोटा कर देंगे। देख लो एक्सिस समझ लो सबसे पहले। तो एक्सिस के अंदर सबसे पहली एक्सिस समझो आप लोग। पहली एक्सिस होती है आप लोगों की यहाँ पर ये वाली एक्सिस, जो जहां से आप देख रहे हो। जैसे मान लो ये टेलीस्कोप है, आप लोग टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप से जहां से देख रहा हूं ना, दिस इज द आई साइट, दिस इज द ऑब्जेक्ट पीस, ये जो देख रहा हूं इसको बोलता हूं लाइन ऑफ साइट। जो दिख रहा है ना मेरे को, जो इमेजिनरी लाइन है जो पासिंग कर रही है जहां से यहां तक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो दैट इज द लाइन ऑफ साइट। तो ये आप लोगों का इस तरह से रखा हुआ है, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, राइट कलर की, बिल्कुल। अब यहां पर आप इसको वर्टिकल प्लेन में जहां घुमा सकते हो, देखो इसको वर्टिकल, अब देखो ये आपका हो गया टेलीस्कोप वाली देखने वाली साइट हो गई, लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट बोलते हो, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं यहां पर घुमा सकता हूं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, घुमा सकता हूं बिल्कुल। तो जब मैं इसको वर्टिकल प्लेन में घुमाऊंगा, तो वर्टिकल प्लेन में घुमाने के लिए मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट में घुमाना पड़ेगा। तो वो एक्सिस जिसके अबाउट में मेरा पूरा का पूरा यहां पर थियोडोलाइट घूमेगा वर्टिकल प्लेन में, देखो जब तक मैं यहां पर इसको यहां से नहीं पकड़ूंगा तब तक ये घूमेगा क्या, ऐसे नहीं घूमेगा। यानी कि ये जो एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके अबाउट में वर्टिकल प्लेन में घूमता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। जो पिन लगेगा ना इसका, जो पिन लगा हुआ है ना, ये देखो पिन लगा हुआ है आपको, इस पिन को जब आप लोग यहां से पकड़ के रखोगे तभी तो घूमेगा। ये पिन से यहां से पकड़ के रखोगे तभी तो ऐसे ऐसे घूमेगा, बिल्कुल। यानी कि इस पिन के अबाउट में घूमता है पूरा का पूरा, और ये पिन जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, वो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट में मेरा पूरा का पूरा मूवमेंट टेलीस्कोप का क्या रहता है, वर्टिकल प्लेन में रहता है। ये घूमेगा वर्टिकल प्लेन में, लेकिन घूमेगा किस एक्सिस के अबाउट, स्पिन के अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी कौन सी है, जो कि आपको यहां पर दिखेगी, जो पिन की तरह काम कर रही है, ये वाली एक्सिस आपकी हो जाएगी। यहां पर इसको बोल दो ट्रांसवर्स एक्सिस, या बोल दो आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो वर्टिकल एक्सिस बताने की जरूरत नहीं है, दिस ऑल एक्सिस इज टर्म्ड एज वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि आपकी जो बबल ट्यूब है वो किसको कंट्रोल करेगा। तो बबल ट्यूब जो आपका कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आप लोगों का यहां पर इस हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स एक्सिस को। देखो कैसे करता है, देखो समझने की कोशिश करना, देखो कैसे करेगा ये भी मैं आप लोगों को यहां बताता हूं। उसको छोटा कर देते हैं पहले, थोड़ा सा ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। चलो देखो, अब देखो इसको समझो आप लोग, ये कैसे इसको कंट्रोल करता है। जो बबल ट्यूब है, अगर इसको आपने हल्का सा भी इधर या हल्का सा भी इधर किया ना, हल्का सा भी, देखो जैसे मान लो बबल ट्यूब के अंदर यहां पर बबल भरा हुआ रहता है, इसमें बबल पड़ा रहता है, बबल। और बबल अगर आपका सेंटर में है, तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये पूरा का पूरा मामला रखा हुआ है। यानी कि ये जो पूरी की पूरी असेंबली है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तरीके से रखी हुई है, तभी बबल आपका सेंटर में रहेगा। अगर आपने थोड़ा सा इधर घुमाया या थोड़ा सा इधर घुमाया ना, तो आपका यहां पर क्या कर जाएगा, बबल इधर उधर मूव डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ना, इसको बिल्कुल प्रॉपर सेट कर दे, ताकि जो आपका रोटेशन है ये पूरा पूरा, देखो जब भी आप लोग देखोगे कि अगर मान लो बबल सेंटर में नहीं है तो क्या होगा, ये जो रेडिएशन है ना, जो मेरे को यहां पर ये दिखाने वाली थी, एकदम बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल है, ये होने वाली थी। अगर बबल सेंटर में नहीं है तो ये टेढ़ा कर देगा, ये टेढ़ा कर देगा, इस पूरे की पूरी रीडिंग को खराब कर देगा। और चूंकि ये रीडिंग सारी की सारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डिपेंड करती है, इसलिए बबल ट्यूब जो है आपकी कंट्रोल करती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। क्लियर, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो आपको सारी एक्सिस बताता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंट्रोल करता है आपका बबल ट्यूब। बबल ट्यूब कंट्रोल, क्योंकि देखो ये आपको बताता है कि अभी एग्जैक्टली किस पॉइंट के अबाउट में घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सेंटर में तो प्रॉपर यहां पर रखा और इसके अबाउट में अब यहां पर रीडिंग देगा प्रॉपर, ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल। तो यहां बबल ट्यूब जो है ये आपको दो एक्सिस को कंट्रोल करता है, एक तो करता है लाइन ऑफ कोलिमेशन को, और सेकेंडली करता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, ठीक है। तो दोनों की मैं बताता हूं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कंट्रोल करता है, सेकंड वन लाइन ऑफ कोलिमेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो यहां पर लाइन ऑफ कोलिमेशन तो दे नहीं रखा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लोग यहां पर इसको टिक कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ थियोडोलाइट इज 3 मिनट। द एरर इज, अब देखो
फेस लेफ्ट और फेस राइट रीडिंग क्या होती है आपको बताता हूं। देखो, ये आपका वर्टिकल सर्कल है। अगर यहां पर आप याद रखना कि ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, इसको मैं आई पीस बोल रहा हूं, और ये जो व्हाइट वाला पार्ट है इसको मैं ऑब्जेक्ट पीस बोल रहा हूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह पे जो रीडिंग ले रहा हूं, वो रीडिंग ऐसे ले रहा हूं, यानी कि मैं जब ऑब्जर्वर हूं, आई पीस मेरा यहां पर है और वर्टिकल सर्कल मेरा लेफ्ट में है, तो इसको बोलता हूं फेस लेफ्ट रीडिंग। यानी कि मैंने पहली रीडिंग ली ऐसे, इस तरह से, इसको कह दूंगा मैं फेस लेफ्ट रीडिंग। ठीक है। अगर मैं रीडिंग लेता हूं कुछ इस तरह से कि मेरा वर्टिकल सर्कल है इस डायरेक्शन में, इस हाथ में, और इस तरह से अगर मैं रीडिंग लेता हूं, तो ये होती है मेरी फेस राइट रीडिंग। यानी कि जब मैं रीडिंग ले रहा हूं, तो रीडिंग लेते वक्त मेरा जो वर्टिकल सर्कल है वो दैट इज द राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर फेस राइट रीडिंग। ठीक है। फेस लेफ्ट रीडिंग को आप लोग यहां पर बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग यहां पर बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग के नाम से जानते हैं। जबकि हम लोग यहां पर, अगर मैं इसकी बात करूं, जो फेस राइट वाली है, इसको आप लोग इन्वर्टेड फेस रीडिंग भी आप लोग यहां पर इसको बोल देते हैं, इन्वर्टेड फेस रीडिंग भी बोल देते हैं, या फिर इसको बबल डाउन कंडीशन में आप लोग यहां पर बोल देते हैं। ठीक है। जो इसकी बात करो फेस राइट को आप लोग इन्वर्टेड कंडीशन भी बोलते हैं, या फिर आप लोग यहां पर सेकेंडरी आप लोग यहां पर बबल डाउन कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं फेस राइट कंडीशन, एफ आर को तो आप लोग बबल डाउन या इन्वर्टेड कंडीशन भी आप लोग यहां पर बोल देते हैं। अब देखो, अब यहां पर बात आती है कि अगर यदि आपका रीडिंग का डिफरेंस फेस लेफ्ट और फेस राइट के बीच में निकल के आया 3 मिनट का, तो एक्चुअल में एरर कितनी आई है। अब देखो, रीडिंग आप लोग चाहे ऐसे लो चाहे रीडिंग ऐसे लो, रीडिंग तो सेम ही आनी चाहिए दोनों केस में। ये बात तो आपको समझ में आती है ना, कि जैसे मैं कह दूं कि मैं यहां से यहां तक का एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं, या फिर मैं कह दूं मैं यहां से इस बिल्कुल जो एंड वाला पार्ट है ना, यहां तक का एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं, तो रीडिंग तो बिल्कुल सेम आनी चाहिए। यहां से मैं देख रहा हूं साइड में कॉर्नर का बिल्कुल जो आपको लास्ट हिस्सा दिख रहा होगा, वहां से देखो, मैं इस तरह से रीडिंग लेना चाह रहा हूं, तो रीडिंग चाहे मैं इस साइड से रख के लूं चाहे इस साइड से रख के लूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का एंगल तो सेम ही आएगा। ये ए है, इस ए से मैं यहां पर कह दिया कि सर ये लाइन है हमारी ए बी, इस ए बी लाइन से इस पर्टिकुलर सी जगह का ये जो एंगल है, अब चाहे लेफ्ट साइड से लो राइट साइड से लो, एंगल आपका सेम आना चाहिए। अब आप लोग यहां पर फेस लेफ्ट करके लगाओ फेस राइट करके लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, रीडिंग एंगल सेम आना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में अगर नहीं हुआ, मान लो फेस लेफ्ट करके दिया तो अलग रीडिंग दे रहा है, फेस राइट करके दिया तो अलग रीडिंग दे रहा है, तो एरर कहां होगी आपको ये बताना है। अब देखो, इसके लिए आपको यहां पर ही समझना पड़ेगा कि फेस लेफ्ट से फेस राइट करते हैं ऐसे। जैसे मेरे को यहां पर रीडिंग लेनी है, ठीक है, फेस लेफ्ट कंडीशन में था मेरे पास, ये ए बी लाइन है, यहां पर मैंने 0 सेट किया, 0 सेट करके ऐसे रीडिंग ले ली, कर ली रीडिंग बिल्कुल। अब मैं फेस राइट कंडीशन करूंगा तो कैसे करूंगा, इसको ऐसे मोड़ा, इसको ऐसे मोड़ा, बना, ऐसे होगा नहीं। तो आपको यहां पर इसमें 2 एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फेस राइट लाने के लिए आपको यहां तो स्विंगिंग भी करानी पड़ेगी और आपको ट्रांजिटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हो गया, देखो ये फेस लेफ्ट कंडीशन, घुमाना, ये वाला, दोनों एक्शन करने आपको, कर दिया बिल्कुल। अब आपके साथ हुआ क्या है एक्चुअली, कि आपने पूरा का पूरा टेलीस्कोप ही पलट दिया है। एक तो देखो, इसको 180 डिग्री घुमा दिया और इसको भी आपने 180 डिग्री आपने यहां पर रोटेट करा दिया। ठीक है। तो रीडिंग के अंदर जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री का डिफरेंस आना चाहिए। फिर अगेन आपने रीडिंग ले ली, रीडिंग कितनी बार ली, एक ही एक्सिस की 2 बार। एक बार आपने ली है इस साइड से, ये समझो आप लोग, एक बार रीडिंग ली आपने इस साइड से और एक बार रीडिंग ली आपने इस साइड से। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। तो आपने दोनों डायरेक्शन से रीडिंग ले ली और रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है आपको यहां पर 3 मिनट का। कितना, 3 मिनट का। तो 3 मिनट की देखो, 2 बार रीडिंग ली है, 2 बार में दिक्कत आ रही है 3 मिनट की, तो जो एरर निकल के आती है वो एरर निकलेगी। देखो, एरर तो सिंगल साइड की एरर है, अब चूंकि 2 बार रीडिंग ली है, उन दोनों बार की रीडिंग का डिफरेंस 3 है, तो आपको रीडिंग लेनी तो एक ही बार थी, तो एक साइड की एरर कितनी रही होगी, एक साइड की रीडिंग की एरर रही होगी आपकी 1.5 मिनट की या 1 मिनट 30 सेकंड, 1.5 मिनट की। क्योंकि देखो 2 बार रीडिंग ली ना आपने, बस आपको ये सुना, 2 बार रीडिंग ली आपने, 2 बार रीडिंग ली और दोनों रीडिंग के बीच का डिफरेंस एक बार इस साइड से देख लिया, एक बार उस साइड से देख लिया। ठीक है, डिफरेंस इतना आया, तो आपको तो निकालना है एक ही बार में एंगल में कितनी एरर है। भाई 2 बार एंगल को मेजरमेंट किया तो जो एरर आई होगी वो डबल आई होगी, जो एरर का डिफरेंस आएगा डबल आएगा।
तो जो आपको एक्चुअल एरर निकालनी है उसको इसका आधा कर देना है। क्लियर है? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं आगे। एक टेक्टोमीटर के लिए एडिटिव मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या रहेगा? एडिटिव हो जाएगा 0, मल्टीप्लाइंग हो जाएगा 100। अगला मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ अ थियोडाइट क्या कहलाता है? देखो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। देखो मैं आपको बता देता हूं कि इसको ना देखते, ये आपका टेक्टोमीटर बना रहा हूं मैं ना। देखो एक बार बस इसको देख लो आप लोग अच्छे से, बस है ना। ये टेक्टोमीटर मैंने बना दिया आप लोगों का। देखो एक रफ डायग्राम बना के दे रहा हूं आप लोगों को ना। और यहां पर ये रखा हुआ है आपका स्टाफ, यहां पर रखा हुआ है स्टाफ। रीडिंग्स देखना आप है ना बस। ये जो अपर देखो मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो डायफ्राम रहता है, डायफ्राम ऐसा रहता है, 3 हॉरिजॉन्टल हेयर रहेंगे, एक आपका ये रहेगा। इसको स्टेडिया डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेडिया डायफ्राम बोलते हैं, स्टेडिया डायफ्राम। ठीक है। तो जो अपर वाले की रीडिंग रहेगी वो आपकी ये रही, जो मिडल वाली रीडिंग है वो आपको यहां पर दिख गई है, और जो बॉटम वाले वायर की रीडिंग है वो आपकी ये रही। ठीक है। ये हमारा S1 है रीडिंग, ये आपकी S2 रीडिंग, ये आपकी S3 रीडिंग, ये रीडिंग आपकी निकल के आएगी, दैट इज द S3 माइनस S1। ठीक है। अब देखो किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए यहां पर जो आपका डिफरेंस है इन दोनों वायर्स के बीच का, ऊपर वाले और नीचे वाले वायर्स के बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग आई। जहां से मैं यहां पर इमेज को देख रहा हूं या जहां से मैं स्टाफ इंटरसेप्ट को देख रहा हूं, स्टाफ इंटरसेप्ट की जो इमेज बन रही है ना, ये आपकी आई यहां पर बन रही है। इसके सेंटर से ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से ऑब्जेक्ट ग्लास तक की ये जो डिस्टेंस है, इसको बोल देते हैं हम लोग यहां पर डी। और यहां पर ये जो बना हुआ है यहां पर, दिस इज द फोकस, ये फोकस बना हुआ है। इस लेंथ को हम लोग यहां पर फोकल लेंथ बोल देते हैं, इसको हम बोल रहे हैं फोकल लेंथ। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए पॉइंट वो है जहां पर आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस है, इसको डी बोल देते हैं। डी बराबर होता है आपका के एस प्लस सी। के बराबर होता है आप लोग का एफ अपॉन आई। एफ क्या होता है? एफ इज द फोकल लेंथ। आई जो है ये आपको यहां पर अपर और लोअर स्टेडिया वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द आई। और आप लोग का सी जो है, दैट इज द एडिटिव कांस्टेंट एफ प्लस टी। एफ इज द फोकल लेंथ और डी क्या होते हैं आपका आधा इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्टेंस है ना, इंस्ट्रूमेंट के आप लोग सेंटर से लेके, इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से लेके आपको यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिखेगी, दैट इज द डी। और यहाँ पर ये वैल्यू सी की जनरली रहती है 0 और की वैल्यू जनरली आप लोग लेते हैं, दैट इज द 100। ठीक है, क्लियर है? तो आपको ये जो एस की वैल्यू है डायरेक्टली आपको डिस्टेंस दे देगी यहां से लेके यहां तक की। क्लियर है? बिल्कुल। ये आपका ये यहाँ पर ना, हाँ ये भी बताना है कि जहाँ स्टाफ को रखो ना यहाँ पे, तो स्टाफ ऐसे रखना है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर रखना है ना, इस लाइन ऑफ कोलिमेशन के। इस जो मिडिल वाली एक्सिस है, इसको लाइन ऑफ कोलिमेशन है, इसके साथ या आप लोग बिल्कुल परपेंडिकुलर रखेंगे इसको। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। ये सारी बातें हमने कह दी। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आप लोगों का क्या हो जाएगा? एफ अपॉन आई डी विल बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक एनालिटिक लेंस जो है कब प्रोवाइड करते हैं? देखो मैं आपको पहले पूरी की पूरी थ्योरी सुना देता हूं उसके बीच में। देखो आप लोग जब आप टेक्योमीटर, देखो टेक्योमीटर के अंदर करते हैं, नो डाउट, ये तो आप लोगों को शायद नहीं पता है तो बता देता हूं आपको, है ना। देखो टेक्योमीटर के अंदर ना 2 तरह के लेंस आते हैं। एक आते हैं आपका एक्सटर्नल फोकसिंग, एक आते हैं आपके टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं मैं ना। टेक्योमीटर के अंदर जो टेलीस्कोप है वो 2 तरह के आते हैं, एक आता है एक्सटर्नल फोकसिंग और एक आता है आपका इंटरनल फोकसिंग। एक आता है आपका इंटरनल फोकसिंग, है ना। 2 तरह के टेलीस्कोप आपको जनरली देखने को मिलेंगे, है ना। देखो अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि d बराबर ks प्लस c से आपको डिस्टेंस का पता चलेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, इसका पता चलेगा। बिल्कुल। अब k की वैल्यू आपको बनानी होती है 100 और c की वैल्यू आपको बनानी होती है 0 जनरली। तो इसके अंदर k की वैल्यू आपको मिल जाएगी आपको 100, बिल्कुल। इसके अंदर भी k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100, लेकिन c की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी बिल्कुल 0 लगभग बराबर, और यहां पर c की वैल्यू 0 नहीं मिलती, c इज नॉट 0,
एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। तो C को 0 बनाने के लिए आप लोग एक एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड कराते हैं, एडिटिव कांस्टेंट को 0 बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा लेंस प्रोवाइड कराते हैं, और इस एक्स्ट्रा लेंस का नाम रहता है आपका एनालिटिक लेंस। कौन सा लेंस? एनालिटिक लेंस। तो एनालिटिक लेंस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहां पर दे दी है, ठीक है, कि एनालिटिक लेंस जो है आप लोगों को यहां पर कब प्रोवाइड आप लोगों को यहां पर करता है। और ये जो एडिशनल लेंस हमने लगाया ना, अच्छा इसका टाइप भी याद रख लो, ये है ना कॉन्वेक्स नेचर का रहता है, या कॉन्वेक्स टाइप का आप लोगों को यहां पर लेंस रहता है, जो कि आप लोग यहां पर इंसर्ट कराएंगे इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप के अंदर आपको एक एडिशनल लेंस लगाना पड़ता है। वो एडिशनल लेंस का नाम, जैसा आपने देखा होगा ना यार, कि कैमरा तो आपने देखा है, उस कैमरे के अंदर बाहर नॉर्मल कैमरा ले आए आप, DSLR वगैरह जो भी खरीद के लेके आए होंगे, उसके आगे आप लोग एक एक्स्ट्रा लेंस भी लगा देते हैं ना। सेम तरह से आप लोग यहाँ पर समझें कि हमने यहाँ पर इस एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू को 0 बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेंस को हम लोगों ने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। दैट एक्स्ट्रा लेंस विल बी टर्म्ड एज अवर एनालिटिक लेंस, और वो एनालिटिक लेंस जो है आपका कॉन्वेक्स टाइप का आप लोगों का यहाँ पर रहता है। ये भी याद रख लेना है ना, ये पूछ लेता है आपसे, अगला सवाल आप लोगों को हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि एनालिटिक लेंस जो है किस तरह का लेंस है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि थियोडोलाइट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजरमेंट करने का काम आता है, बता चुका हूं ऑलरेडी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स दोनों मेजरमेंट करेगा। डिस्टेंसेस के लिए आप लोगों का टैक्योमीटर काम में आएगा। हॉरिजॉन्टल एंगल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल की पूछे तो कंपास आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट करके देता है, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट नहीं करता है। और आपको यहाँ पर एक और बता दूं कि जो एक और इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज अवर सेक्सटेंट, ये भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल्स देता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आप लोग जब भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे देखोगे ना आप लोग, ठीक है, नेवी के अंदर, शिप के अंदर, इस तरह से, तो वहां पर सेक्सटेंट को आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यूज करते हुए देखोगे। अगर आपने प्रैक्टिकल्स वगैरह की हैं बीटेक वाले टाइम में, तो वहां पर भी सेक्सटेंट के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल होता था, बिल्कुल होता है वहां पर, है ना। तो वो कराया होगा आप लोगों को, देख के भी आए होंगे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को, है ना। तो ये भी आपका क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंगल्स का मेजरमेंट आपको करके देता है। आगे कि एंगल बिटवीन द प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन एंड द फॉरवर्ड लाइन ऑफ अ ट्रेवर्स इज कॉल्ड एज। अब देखो क्या कह रहे हैं, ट्रेवर्स क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, ट्रेवर्स कुछ नहीं है, ट्रेवर्स एक लाइंस का समूह है। ये मानो आप, जैसे आप लोग यहाँ पर सर्वे करते चले गए इस तरह से, है ना, तो सर्वे करोगे तो एक सीरीज ऑफ लाइंस बनेगी, इसी को आप लोग क्या बोल देंगे, आप लोग ट्रेवर्स बोल देना है। ट्रेवर्स बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये आपका ओपन ट्रेवर्स है, एक आपने क्लोज ट्रेवर्स भी देखा होगा इस तरह से, है ना, तो इसको आप लोग क्लोज ट्रेवर्स बोल देते हैं, है ना। तो ओपन ट्रेवर्स भी बन जाता है, क्लोज ट्रेवर्स भी बन जाता है। लेकिन फिलहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न क्या कह रहा है कि सर देखो, यहां ए से लेके बी पे गया, बी से लेके सी पे गया, और आपने एक पर्टिकुलर काम आपने किया है बिल्कुल। अब जो एंगल बिटवीन प्रोलॉन्गेशन ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, पिछली लाइन का तो प्रोलॉन्गेशन कर दो, ये पिछली लाइन है, इस पिछली लाइन को खींच के बड़ा कर दिया बड़ा, प्रोलॉन्गेशन कर दिया। और फॉरवर्ड लाइन जो ट्रेवर्स की है, इसके बीच का एंगल बता दो। ये प्रीसीडिंग लाइन है आपकी ए बी, और जो फॉरवर्डिंग लाइन है आपकी बी सी है, ठीक है, बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, देखो इसके प्रोलॉन्गेशन, प्रीसीडिंग लाइन के प्रोलॉन्गेशन और अगली लाइन का बीच का जो एंगल बनेगा, इस एंगल को आप लोग क्या बोलते हैं। अरे यार ये तो सबको पता है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। कि सर प्रीसीडिंग लाइन के प्रोलॉन्गेशन से जो एक्स्ट्रा लाइन निकलेगी और ये जो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर है, बिल्कुल। इसके अलावा ये जो एंगल बनता है आप लोगों का, जैसे नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, कोई सा भी नॉर्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ साउथ से अगर यदि आप लोग यहां पर कोई एंगल ले रहे हैं, इस एंगल को आप लोग बोलते हैं बियरिंग। इस एंगल को आप लोग बोलते हैं बियरिंग। अच्छा, और एक और एंगल है आप लोगों का, क्या कि अगर मैं बोलूं ना इन दोनों के बीच के एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, तो ये एंगल ना आप लोग के ये इंक्लूडेड एंगल कब कहलाएंगे। इंक्लूडेड, देखो यहाँ पर 2-3 एंगल दे रखे हैं। एक दे रखा है डायरेक्ट एंगल, डायरेक्ट एंगल तो ये हो गया सीधा एंगल, किसी के बीच का मेजरमेंट कर लो। डिफ्लेक्शन एंगल आपको बता दिया, ये एक्सक्लूडेड एंगल ऐसा कुछ नहीं है, इंक्लूडेड एंगल आप लोगों का होता है। बिल्कुल बताता हूं आपको इंक्लूडेड एंगल क्या होता है। देखो इंक्लूडेड एंगल क्या कहता है, इंक्लूडेड एंगल कहलाता है आप लोगों का कि प्रीसीडिंग लाइन और फॉरवर्डिंग लाइन के बीच का एंगल है, कोई डाउट नहीं है, आप लोगों का प्रीसीडिंग और फॉरवर्डिंग लाइन के बीच का एंगल है, लेकिन ये एंगल ना आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। प्रीसीडिंग लाइन
और फॉरवर्डिंग लाइन के बीच का आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है। कैसे? देखो, ये प्रीसीडिंग लाइन है, ये आपकी फॉरवर्ड लाइन है। देखो अभी फिलहाल एबीसी के लिए बात करूं तो ये पिछली वाली लाइन है, ये अगली लाइन है, ठीक है। तो इसके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, दिस एंगल, ये आपका क्या कहलाएगा? दिस विल बी द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। सेम इसके लिए अगर मैं बात करूं, देखो ये पिछली लाइन है, ये अगली लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड। देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल के बारे में एक इंफॉर्मेशन याद रखना है ना, कि देखो अगर ट्रेवर्स आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स रहेंगे इनको आपको कलेक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको एक्सटीरियर एंगल्स के ऊपर फोकस करना है, कि एक्सटीरियर एंगल जो रहेंगे यही आपके इंक्लूडेड एंगल्स रहेंगे। याद रखना, ऐसा करो ऊपर वाला मिटाई दो, है ना। अगर आपका ट्रेवर्स चलता है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके जो इंटरनल एंगल्स रहेंगे यही आपके यहां पर क्या रहेंगे? इंक्लूडेड एंगल्स रहेंगे। जैसे कि यहां देख लो, इस केस में एबीसी के केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा ट्रेवर्स, बिल्कुल, तो हमारा जो इंक्लूडेड एंगल बना वो एक्सटीरियर वाला बना। देखो ये वाला इंटीरियर एंगल है, छोटा वाला एंगल इंटीरियर होता है, बड़ा वाला एंगल एक्सटीरियर होता है, ठीक है। सी ट्रेवर्स जब मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल आपका इंटीरियर वाला बन गया। बस यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं बस मैं, है ना। ये वाली इंफॉर्मेशन को याद रख लेना कि अगर ट्रेवर्स क्लॉकवाइज घूमे तो एक्सटीरियर एंगल वुड बी योर इंक्लूडेड एंगल्स, इफ ट्रेवर्स एंटी क्लॉकवाइज देन इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल विल बी द इंक्लूडेड एंगल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। टैक्योमीटर के लिए एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कौन से रहते हैं? देखो एडिटिव, देखो कितनी बार पूछा है सवाल, जीरो, हर साल बार सवाल पूछ रहा है, देख लो आप, है ना। तो एडिटिव 0 है, मल्टीप्लाइंग 100। याद रखना, हो सकता है मल्टीप्लाइंग एडिटिव दे दे आपको ना, उस केस में गलत आंसर मत लगाना, हो सकता है हम लोग गलत आंसर लगा देते हैं, ये इसके सीक्वेंस चेंज कर देता है और हम लोग फ्लो में लगा चलते हैं आगे पीछे, है ना। तो याद रखना, पहले 0 है फिर 100 है। मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, बताओ जरा। टेप और चेन से आप मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं, टेप और चेन से सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हो, लेंथ का मेजरमेंट होगा, तो यहां से तो एंगल मेजरमेंट नहीं होगा। डंपी लेवल नाम से क्लियर है, लेवलिंग करने के काम आएगा, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करेगा, तो ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट है, ये भी डिस्टेंस मेजरमेंट है। कंपास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट देता है, हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट देता है। थियोडोलाइट आपको यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल मेजरमेंट करके देगा, तो हेंस आवर आंसर वुड बी द ए। क्लियर? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट किसी टैक्योमीटर के लिए जनरली कितना रखते हैं? 100 रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट देखो फिर से 2014 का सवाल अगेन रिपीट हो रहा है बार बार। थियोडोलाइट के अंदर लाइन ऑफ कोलिमेशन कैसी रहती है? देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होती है बताता हूं आपको। देखो ये आपका टेलीस्कोप है, दिस इज द टेलीस्कोप, बिल्कुल। इस टेलीस्कोप को आप लोग है ना, देखो इस टेलीस्कोप के अंदर एक होती है ये वाली लाइन, ठीक है। एक आप लोग यहां पर मेजरमेंट ले सकते हो ऐसे, एक मेजरमेंट ले लेते हो ऐसे। देखो टेलीस्कोप है, डिफरेंट तरह से आप लोग यहां पर इसको रख सकते हैं। टेलीस्कोप को ऐसा भी रख लिया, ऐसा रख लिया, ऐसा रख लिया, कैसा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप के अंदर यहां जो डायफ्राम होता है, देखो ये दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है यहां पर लगा हुआ है, जहां से आप लोग देखोगे। तो डेफिनेशन क्या होती है बताता हूं लाइन ऑफ कोलिमेशन की। लाइन ऑफ कोलिमेशन इज द लाइन विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम डायफ्राम, या फिर मैं कुल मिला कह दूं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ हेयर से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से गुजरती हुई और आगे की तरफ कंटिन्यूएशन के अंदर जो पर्टिकुलर इमेजरी लाइन आप लोग देखते हो, दैट वुड बी टर्म्ड एज अवर लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है। इट इज द लाइन पासेस थ्रू क्रॉस हेयर, थ्रू द क्रॉस हेयर, इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ग्लास and continued and in continuous way that line would be termed as our कौन सी लाइन? लाइन ऑफ कोलिमेशन।
तो आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो क्या होता है कि इधर देखो लाइन ऑफ, देखो यहाँ पर ये लाइन ऑफ, इसको मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन कहता हूँ और ये आपकी लाइन ऑफ साइट होती है और ये भी आपकी लाइन ऑफ साइट होती है। डिफरेंस बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर यदि आपके पास यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल एक्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, अगर आपकी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है तो इसको आप लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन कह देंगे। और यहाँ पर अगर यदि आपकी ऊपर नीचे की तरफ कैसे भी आप लोग एंगल लोगे ना, तो यहाँ पर इनको आप लोग लाइन ऑफ साइट बोल देते हैं। तो लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाती है तो इसको आप लोग लाइन ऑफ कोलिमेशन बोल देते हैं। डेफिनेशन सबकी सेम है कि आप लोगों की यहाँ पर डायफ्राम से निकली इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास से होते हुए आगे की तरफ जो पर्टिकुलर कंटीन्यूअस वे में जो लाइन चलती है, दिस लाइन विल बी टर्म्ड एज अवर लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। दोनों की डेफिनेशन सेम है। ये सारी की सारी लाइन ऑफ साइट है, ये भी लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ साइट, सारी की सारी लाइन ऑफ साइट है। बस जब लाइन ऑफ साइट एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहे ना तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन। अब देखो लाइन ऑफ कोलिमेशन पैरेलल रहेगी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल के। बताओ जरा, नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को यहां पर अगेन वापस ये रख देता हूं। ये है आपकी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, यहां से गुजरने, ये जो प्लेट है ना, यहां प्लेट, यहां से गुजरने वाली लाइन प्लेट लेवल पे, यहां पर देखो बबल रखा हुआ है तो बबल कुछ ऐसा रखा हुआ है, तो ये ऐसी लाइन क्या ये इसके पैरेलल रहेगी? नहीं रहेगी। देखो इसके पैरेलल नहीं रहती, एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल के पैरेलल नहीं रहती, वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। देखो बताओ जरा, ये जो देख रहे हो आप, दिस इज द लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन। ये लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल है? नहीं है। परपेंडिकुलर रहेगी टर्नियन एक्सिस। टर्नियन एक्सिस को आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल देखो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी ये वाली एक्सिस है, ये आपकी 90 डिग्री पे है। बिल्कुल, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इट इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी नहीं रहेगी। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पिन वाली है, ये जो पिन से पकड़ा हुआ है दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो है आपकी दिस इज द लाइन ऑफ कोलिमेशन। अब मेरे को ये देख के बताओ, ये जॉइंट मैंने कुछ ऐसा बना दिया है ना, ऐसा से जॉइंट बना दिया है ना, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो मेरे नाखूनों से पकड़ा हुआ है, और ये आपकी ये वाली एक्सिस है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, यही मैं आप लोगों को यहाँ से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट इज द परपेंडिकुलर टू द टर्नियन एक्सिस, या फिर इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर, नाम याद होना चाहिए टर्नियन एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सवाल देख लिया। हमारा पहला सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं हम इसके बारे में। अब इसका अगला सेशन आप लोगों को यहाँ पर हम वापस से मिलने वाले अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।